गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो है देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कल का एक वीडियो हम बनाए हैं, वह उसके बाद सेकेंड वीडियो ये इसमें है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहने मतलब यूरोप में तमाम राष्ट्र हैं। हम बताए थे कि इसमें एक सारियू नाम का एक जो है फ्रांस का कलाकार है, चित्रकार है। वह एक ऐसा चित्र बनाया था जिसमें संपूर्ण विश्व का जो है वह रेख के अनुसार दर्शाया हुआ था, है ना। उस रेख में दर्शाए हुए भाग में उसमें 4 श्रृंखला बनाया हुआ था। उस श्रृंखला के प्रथम श्रृंखला में जो है वह जो यूरोप के बारे में, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका के बारे में जो है वह चित्रित किया था। और उसमें जो है स्वतंत्रता के लिए बात की गई थी। स्वतंत्रता में वह एक महिला का चित्र बनाता है। महिला के चित्र में उसकी एक हाथ में जो है ज्ञानोदय का मशाल है और एक हाथ में जो है मानव, है ना, मानव का जो है अधिकार का घोषणा पत्र था। और ठीक सामने जो है जो भूभाग जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें भू का जो समतल भाग है उस पर अन्य देश जो आंदोलनकारी है उनका जो चाहत है सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और सारी बातों का मैंने वर्णन किया है। ऊपर जो है ठीक उस महिला का जो चित्र है, स्वतंत्रता का जो चित्र है, उस चित्र के ठीक ऊपर सर के ऊपर वाले भाग में ईश्वर की महिमा को दर्शाया गया है, जिसमें ईश्वर जो है नीचे की सारी व्यवस्था को देख रहा है और संचालित कर रहा है। सारा संचालन को वह उस चित्र के माध्यम से दर्शाया हुआ है। और इसी में जो कि लास्ट चित्र में जो है, लास्ट में वह जर्मनी है, उससे पहले फ्रांस है। फ्रांस जो है ठीक अपना तिरंगा लेकर के सामने खड़ा है, लाइन में है। उससे पीछे जर्मनी है और जर्मनी के पीछे तमाम देश, यूरोप के देश पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, रूस है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया है। तमाम देश जो है पीछे पीछे लाइन में लगे हुए, लंबी कतारें हैं। उस कतार के बाद जो है मैं फ्रांस बताया कि फ्रांस जो है ठीक लाइन के उस महिला के ठीक सामने अपना तिरंगा लेकर के खड़ा है और अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। यहाँ तक वो चित्र जो है चित्रकार जो है वह बनाया हुआ था। देखिए फ्रांस की क्रांति, इसमें हमने बता दिया। अब ठीक सामने फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाला जो नायक है वह जो है तिरंगा झंडा लेकर के खड़ा है अपनी स्वतंत्रता के लिए। अब वहीं से जो है आज का वीडियो प्रारंभ होता है। देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जो है जो यहाँ का कुलीन वर्ग था, हम कल वाली वीडियो में थोड़ा सा बताए थे कि इसमें वर्ग है, कुलीन वर्ग है। देख लो, यहाँ राजशाही व्यवस्था चलती है, कुलीन वर्ग है। नंबर 2 में सामंती वर्ग है, सामंती वर्ग है। और नंबर 3 में जो है मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ठीक ना। मजदूर वर्ग में ही मध्य, इसको मजदूर वर्ग कहिए या मध्यम वर्ग कहिए। मध्यम वर्ग जो है यह चाह रहा है, क्या चाह रहा है, वह मध्यम वर्ग जो है उन राजतंत्रों के खिलाफ जो है वह शासन के खिलाफ जो है
वह लोकतंत्र को स्थापित करना चाह रहा है, ठीक है ना। वह जो है सामंतवादियों, वर्गीय विशेषाधिकारों और भ्रष्ट नौकरशाहियों के खिलाफ जो है, वह निरंकुश राजा के खिलाफ जो है, वह अलग से लोकतंत्र की चाहता है कि जनता का जो अधिकार है जनता के द्वारा तय किया जाए, उसके बहुमत से यह तय किया जाए कि वह किसको राजा बनाना चाहता है। विषमताएं काहे लिए इस तरह से आई? जैसे आज के शासन में जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। ये लोकतंत्र की परिभाषा ये अब्राहम लिंकन की है। उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि जनता में से एक लीडर बनेगा और लीडर जो कि चुनाव जनता वोट डालेगी, वोट डालने के बाद जब बहुमत से उसकी सीटें प्राप्त होती हैं तो बहुमत दल का जो लीडर होता है वही जो है देश का संचालक शासक बनता है। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। जनता, है ना, जनता का जो जनता है, जनता के लिए, इस जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कहने का मतलब इसमें नहीं है, वो बात आगे आएगा जब स्वतंत्रता मिलेगी तब की बात होगी ना। जैसे कुलीन वर्ग, यह कम संख्या में है। यह कुलीन वर्ग कौन आता है? जो शासन करता है, जो शासन करता है वह आता है। और सामंती भी थोड़ा सा कम है, ये मान लो 5% है तो ये 10% है, और शेष जो है 85% है ना। ये 15% हो गए, तो 15% में 5% जो है यह कुलीन वर्ग है, मतलब पादरी वर्ग है, उच्च वर्ग है। जो शासन करता है उसको हम कुलीन वर्ग में रखते हैं। जो मंत्री परिषद की सारी व्यवस्था चलाता है वह जो है सामंती वर्ग में आता है। सामंती वर्ग चापलूस वर्ग है। यह जो है उस कुलीन वर्ग का चापलूसी करता है। यह कर मुक्त है। यह कर जो नौकरी पेशे में जो है वह सामंती में आते हैं, और वह अधिकतर जो है ये सभी क्या है, कर मुक्त है। और शेष जो भी कर का बोझ है वह इन पर पड़ता है, मजदूर वर्ग पर, मध्यम वर्गीय वर्ग पर। मध्यम वर्गीय में वह उसमें वकील भी आता है, अध्यापक भी आता है, और अन्य जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो उनमें आते हैं। व्यवसायी आता है, किसान, मजदूर जितने भी हैं सब आते हैं। कहने का मतलब ये था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, कर का बोझ था। जैसे राजा का राजशाही चलता है, राजा जो चाहता है वही कानून बनाता है, वही कानून निर्माता है, और वही जो है वित्त का पोषी है। वह कानून के लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं है, कानून राजा चलाता है। राजा के द्वारा कही गई बात, कही गई बात ही क्या है, कानून है, रूल है, ठीक है ना। यही रूल है। और वित्त की जो व्यवस्था है, जो राजस्व की जो व्यवस्था है, राजा मनमाने तरीके से जो है ब्याज लगाता है, कर लगाता है। उसमें कोई वो लिखित नहीं है कि जीएसटी 18% है, 5% है, 28% है, 0% है। यह जो 4-5 भाग है ना, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, यही ना है आज हमारे देश में। तो ये तो लोकतंत्र का है कि नहीं, बधा हुआ है 5, 12, 18, 28। ये जो कर, जो जीएसटी का जो कर है, ये लोकतंत्र का है, राजतंत्र का नहीं है। राजा जो है मनमाना तरीके से वह जो है कर को वसूल करता है, ठीक है ना। तो राजा ही चाहे राजस्व की व्यवस्था करनी हो, या तो शासन में कोई कानून बनाना हो, किसी को जेल में डालना हो। उस समय भी ये था मार्शल लॉ की तरह,
मार्शल लॉ की तरह उस समय भी था कि वह जो है वह जनता जो कर नहीं देती है, जो शासन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाती है, उसे जो है तुरंत जो है जेल में डाल दिया जाए। जो कानून बना है, कानून का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, वह 2 वर्ष के लिए जेल है ना, बिना वकील बिना दलील का मतलब यही था। आज इसके बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत पहले की बात है, ठीक ना। ये क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हो गई थी, ठीक है ना। ये हो गया था, इससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। ये तो आंदोलन हो गया तब ना। इससे पहले क्या था? राजा की राजशाही थी, राजशाही में था लुई 16वां। अरे लुई जो है लुई 14वां, यह लुई 14वां जो है फ्रांस की क्रांति का शासक रहा है। इसके ज़माने में यह जो है लुई 14वां जो है यह दम्भी और यह शासक जो था दम्भी था, और यह जो है फ्रांस पर शासन करने के लिए, राष्ट्र विस्तार के लिए इसके अंदर लालसा बहुत ज़्यादा थी, है ना। यह लालसा का मतलब लड़ाकू था, लड़ाकू भी था। यह जो लुई 14वां लड़ाकू भी था और दम्भी था, मतलब कि हमेशा किसी चीज़ को अग्रसर था। यह अपने राज्य विस्तार की बातें करता था कि राज्य का विस्तार किया जाए, किया, लेकिन यह कुछ समझता ही नहीं था मजदूर वर्ग को। मनमाने तरीके से शासन करता था, कर लगाता था, और अंत में जब इसकी बुढ़ापा आ जाती है तो बुढ़ापे के समय में इसे अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप होता है। और आने वाले शासक लुई 15वां, है ना, लुई 15वां को जो है यह बताता है, कहता है देखो जो प्रजा हमारी है, प्रजा की समस्या की सुनवाई समय से करनी चाहिए, समय से किया जाए कि वो समस्या से निदान पालें और शांतिपूर्ण जीवन जिए। और जो हमारे जो क्षेत्रीय जो विस्तार है, जो अन्य राज्य हैं, जो शासक हैं, उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार होना चाहिए। उसने कहा, कौन कहा? लुई 14वां इस बात को कह रहा है, लुई 15वें को समझा रहा है। तो लुई 15वां यह आयास तो था नहीं, लेकिन यह कायर जरूर था, है ना, आलसी किस्म का था। यह जो शासन करता है और बात तो सुना था, लुई 14वें की बात को समझा, लेकिन यह कायर था और यह शांत स्वभाव का था। यह चाहता था कि नहीं किस तरह से हमारा काम चले, और यह विशेष मतलब कि अयोग्य था, यह शासन करने योग्य नहीं था, यह अयोग्य था। शासन को किसी तरह से ठेलता ठालता जा रहा है। इसके बाद इसकी मृत्यु होती है। तो लुई 16वां, लुई 16वां, है ना, यह शासक, इसके बाद 15वें के बाद लुई 16वां आता है। और लुई 16वां इससे तो योग्य ही था, कुछ न कुछ इससे योग्यता ज़्यादा थी, लेकिन यह भी वह पूर्ण योग्यता नहीं रखता था। ठीक, लुई 16वां जो है यह शासन की गद्दी पर बैठता है और शासन करना प्रारंभ करता है। देखिए आगे वाले भाग में जैसे कि दिया है, हमने बताया कि लुई 15वां, लुई 14वां ये क्या थे? यह अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए, मनमाने तरीके से शासन किए। अब उसके बाद जब लुई 15वां वह ऑस्ट्रिया से जब फ्रांस जब युद्ध हार जाता है, तब जो है
लुई 16वां, लुई जो है लुई 16वां, लुई 16वां गद्दी बैठता है और यह भी जो है अयोग्य है। और यह लुई 16वां, इसकी अयोग्यता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह कभी संभाल नहीं पाया। यह न तो विलासी पुरुष था और न ही यह कायर भी नहीं था, न तो विलासी था, न ही कायर था और न ही कर्मठ था। यह जो है अपने राज्य के प्रजा के बारे में वह जैसे कह रहे हैं ना कि महल के अंदर बैठे हुए खिड़की के पास से सब कुछ देखता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यह अपनी प्रजा की बात को जाकर कभी सुनता ही नहीं था। और जो रानी, इसकी रानी है, इसके शासनकाल में मंत्री थे मैले सर्व्स, यह अपना त्याग पत्र दे देता है। जब त्याग पत्र देता है मंत्री पद से, तो वह लुई 16वां जो है कहता है कि ठीक है, तूने समय से पहले ही दे दिया त्याग पत्र, बहुत अच्छा किया, है ना, हमारा तो कोई ठिकाना है नहीं। वह जानता है कि मेरा शासन अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा और वह जो है किसी तरह से जो है अपने शासन को जो है चला रहा था, ठेल रहा था, है ना, बोझ जैसा था। वह चाह रहा था कि किस तरीके से मेरा जो शासन से ये भार हटे। वह स्वतंत्र तरीके से जीना चाहता था। तो लुई 16वें की पत्नी थी मेरी अंतवाएनेत, यह फ्रांस की राजकुमारी, अरे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। यह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, है। यह कुछ जानती ही नहीं है, न तो कभी यह बाहर निकली है और न समाज के बारे में यह कुछ जानती है। एक बार अचानक जो है प्रजा को देखने के लिए लुई 16वां के साथ जो है ना, मेरी एंटवानेट, यह जो राजकुमारी है, रानी है, अब तो रानी हो गई, तो रानी जो जब यह लुई 16वां के साथ जब रथ पर निकलती है प्रजा भ्रमण के लिए, प्रजा के ऊपर जो है कर का बोझ लाद दिया गया था, सूखा पड़ा हुआ था, जिसके एवज में जो है वह नंगे पांव निवस्त्र जो है भगई लपेटे हुए वह तिलमिलाती हुई धूप में खड़े होकर के रोटी की मांग कर रहे थे। वह जान रहे थे कि नहीं, आज राजा और रानी दोनों बाहर निकलेंगे तो अपनी समस्या को मैं रखूँगा। राजा लुई 16वां रथ निकल गया है। सारी प्रजा जो है हाहाकार कर रही है और सोच रही है कि राजा के सामने अपनी बात को रख रही है। तो राजा जो है कुछ नहीं कहता है कि लेकिन रानी मेरी एंटवानेट जो है यह बोल पड़ती है ना, रोटी चिल्ला रहे हो, रोटी नहीं है तो केक खा लो। उसको यह पता नहीं है कि रोटी क्या होता है, केक क्या होता है। इस तरीके से बोल देती है तो जनता, जो गरीब जनता है, वह नाराज हो जाती है। वह भूखे नंगे पांव जो है वह अपनी बात राजा के पास रखती है, तो राजा कुछ नहीं बोलता है। तब तक वो रानी जो है मेरी एंटवानेट जो है यह बोल देती है कि रोटी नहीं केक ले लो। इस तरीके से बोलती है। उसको पता नहीं है कि रोटी महंगी है कि केक महंगा है। केक तो महंगा है ना, तो जनता को यह समझ में आया कि रानी यह केक खाने के लिए कह रही, केक, रोटी हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, केक कहाँ से मिलेगा। इस तरीके से बातें जब होती हैं तो यही बातें आगे चल करके जो है यह एक घटना का रूप पकड़ती है और उमड़ी हुई भूख से तिलमिलाती हुई जनता जो है वह राजा लुई 16वां और
रानी मेरी एंटवानेट की उस भीड़ ने जो है उन दोनों की हत्या कर देती है और शासन लुई 16वां का और रानी एंटवानेट का शासन समाप्त होता है। इसी के बाद जो है वह नींव पड़ता है किसका? लोकतंत्र का। शेष बातें अभी तो मैंने राजनीतिक कारण बताया है, अभी सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, ठीक ना। और सामाजिक कारण, आर्थिक कारण ये सब बताना है। शेष जो है मैं अगली वीडियो में इन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो शेष भाग जो राजनीतिक कारण का बचा हुआ है, फ्रांसीसी कारण का मूल कारण जो है तत्कालीन कारण है, राजनीतिक कारण बता दिया गया, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन कारण जो शेष बचा हुआ है अगली वीडियो में इसको बता दिया जाएगा। इसी पर जो है मैं इस लेक्चर को बंद कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।